हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब तक हम ग्रुप 13, 14 और लगभग ग्रुप 15 कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड फैक्टर, उसमें किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ा। फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि मैं एक क्वेश्चन राउंड रखूंगी, जो कि आज नहीं है, जो कि अगली क्लास में होगा, क्योंकि कोशिश है कि मैं लाइव सेशन रख पाऊं, पॉसिबल हो पाए कि सुबह लाइव क्लास रखूं आपकी और उसमें हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो थोड़ा सा ग्रुप 16 भी आज कवर कर लेते हैं, ताकि जितना ग्रुप 15 हो जाएगा उतना ग्रुप 15, उसके बाद हम ग्रुप 16 का क्वेश्चन राउंड साथ में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। और मैंने आपको दो चीज होमवर्क दी थी, अगर आपको याद हो। पहली चीज मैंने आपको कहा था कि जितना साथ साथ चलते जा रहे हैं बैलेंस करो, रिवाइज करो, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार में पूरा याद नहीं होता, वापस रिवाइज करेंगे, वापस रिवाइज करेंगे, रिवाइज होता चला जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने जैसे ग्रुप 13, 14 के प्रैक्टिस किए थे, हम ग्रुप 15, 16 के भी करेंगे। ठीक है, टेस्ट सिलेबस इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो इस बार ग्रुप 15, 16 मैंने दे रखा है, आपको पता है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। आप सिर्फ कॉपी रिवाइज करो एक बार। चैप्टर जब कंप्लीट होगा हम काफी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एडिशनल की पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी पी ब्लॉक के। घबराने की जरूरत है नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का अगर हमने रीजन लिखा है तो वो रीजन आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इनर्ट पेयर इफेक्ट था एक इफेक्ट, लेकिन हर फैमिली में रहा है। कभी ऑक्सीडेशन स्टेट में घुस जाता है, कभी बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में आ जाता है, कभी कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा उसमें आ जाता है, कभी रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताने लग जाता है, कभी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बताने लग जाता है। तो एक इफेक्ट और काम इतने सारे उसके हैं, तो वो ज्यादा क्लियर होगा जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। आज के लेक्चर का जो हमारा टारगेट है, बिल्कुल शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने जाएंगे सबसे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क देने का एक रीजन था। रीजन ये था बेटा कि इनऑर्गेनिक में जब हम खुद से भी एफर्ट करते हैं तो हमें बड़ा मजा आने लगता है धीरे धीरे। तो बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, अगेन फैक्ट बेस्ड बातें हैं कि भाई कितनी इसकी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो फास्फोरस की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेनली हमारे पास तीन है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। क्लियर? जिसमें से ब्लैक फास्फोरस सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। और आज फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 16 बिना किसी शक के। और आज क्या जो हम ग्रुप 16 डिस्कस करेंगे उसमें आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना बेटा, ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। हर एक चीज मैं आपको रिकॉल कराऊंगी, क्योंकि हर फैमिली एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यहां पर भी उस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यहां हम डिस्कस करेंगे, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज की क्लास की समरी मैंने आपको बता दी है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और सबसे पहले जो मुझे आपको पढ़ाना है वो है बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो मैंने आपको एक दिन ये होमवर्क दे दिया था और मैंने कहा था पढ़कर आना। तो अगर आप पढ़कर आए होंगे तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिखती जाऊंगी आपको चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। क्या बेटा? इसकी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेनली हमारे पास तीन ही हैं। मेनली हमारे पास तीन ही हैं। क्लियर? तो मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट, मैनी एलोट्रोपिक forms of
phosphorus are exist, but mainly हमारे पास 3 है बेटा, that mainly are white, red and black phosphorus. ब्लैक भी 3 तरीके का होता है बेटा, ब्लैक भी 3 तरीके का होता है, 2 तरीके का, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। एक व्हाइट फास्फोरस को हीट करने से मिलता है, एक ब्लैक फास्फोरस को, रेड फास्फोरस को हीट करने से मिलता है। और ये जो ब्लैक फास्फोरस होता है बेटा, दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। ये थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप होता है जो कि एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, बिल्कुल। अब सीधी सीधी बातें हैं, अब है सबसे स्टेबल तो है, अगर है तो हमें याद भी रखना है। बिल्कुल बेटा, यहां से क्वेश्चन आएंगे और हमें आंसर भी करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा भाई 3 एलोट्रॉप होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे, इसी तरीके से हम इनको बता पाते हैं। तो अब अगर हम बात करें बेटा किसकी, तीनों के बारे में अगर हम एक एक करके बात करें, तो ये जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस होता है, हमारे पास जो व्हाइट रेड कलर का फास्फोरस होता है, ये इनके बारे में हमें पढ़ना है बेटा, ये हमें मेंशन कर रखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज भी हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे। तो हमारे पास 3 फास्फोरस, व्हाइट, रेड और ब्लैक। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दैट इज व्हाइट फास्फोरस, ठीक है बेटा। व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं, रेड फास्फोरस बन जाता है। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे हीट करते हैं तो ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाइट फास्फोरस के बारे में। जनरली बेटा जो हम हमेशा यूज करते हैं ना किसी भी रिएक्शन में, P4 फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस ही तो होता है। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है बेटा, इस तरीके से। यहाँ पर PP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, PP लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से होता है बेटा। डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट। यहाँ पे हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सिर्फ एक P4 डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट फास्फोरस। वहीं पे बेटा जो रेड फास्फोरस होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास इसका एक पॉलीमर बनता है जिसे हम कहते हैं रेड फास्फोरस। तो ये हमारे पास व्हाइट फास्फोरस होता है बेटा, जिसकी एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। अगर हम देखें इस फास्फोरस को, तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया बेटा, sp3। तो मैं जो बार बार टर्म यूज कर रही हूं डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट, यानी कि इसकी एक यूनिट इस तरीके से प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। एवरी फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है ही है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, बिकॉज ज्योमेट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिस्क्रीट P4 टेट्राहेड्रल यूनिट। ये एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट होती है बेटा फास्फोरस की, जैसा आप देख पा रहे हो, जैसा हमने भी इसको बताया। ये अगर हम कंपेयर करें, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है बेटा, ये फास्फोरस और ये जो PP बॉन्ड है, इनमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है बेटा। इसकी जो स्मेल होती है दैट इज ऑफ गार्लिक स्मेल, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पोलर है नॉन पोलर है, तो इसमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है तो वाटर जो कि नेचर में पोलर होता है, क्या ये उसमें सॉल्यूबल होगा, ये उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। ये होता कैसा है नेचर में,
इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड. इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. इस तरीके का ये दिखता है. ट्रांसलूसेंट का मतलब आपको पता ही है बेटा, ट्रांसपेरेंट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. नेचर में कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है मैंने आपको अभी बताया. पीपी बॉन्ड जो प्रेजेंट है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो खुद नेचर में कैसा हुआ, नॉन पोलर. नॉन पोलर है तो वाटर में कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट इज इनसॉल्यूबल in water but soluble in non-polar solvent like CS2. उसमें कैसा होता है बेटा, सॉल्यूबल होता है. तो ये फैक्ट बेस्ड बातें हैं. क्लियर. नेचर में कैसा होता है बेटा, पॉइजनस होता है. आपने कभी चूहे मारने की दवाई खाई है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कभी घर में यूज किया होगा बेटा. तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है इसी को यूज किया जाता है कहां पर, चूहे मारने की दवाई में. तो ये हाईली पॉइजनस होता है बेटा नेचर में. कभी ट्राई भी मत करना, अच्छी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला. बट इस बात को ध्यान रखना कि ये पॉइजनस होता है. वहीं पे जो रेड फास्फोरस होता है वो नेचर में पॉइजनस नहीं होता. तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो हमको ध्यान रखने हैं. ये एक यूनिट होती है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल, और रेड फास्फोरस में हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर बन जाता है. अब इसकी हम रिएक्शंस की बात करें, यही व्हाइट फास्फोरस किस तरीके से रिएक्ट करता है बेटा. ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है. जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है वाटर के साथ, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, बताओ यहां से किसका फॉर्मेशन होगा. तो फास्फोरस एक एलिमेंट है, यहां से फॉर्मेशन होता है दैट इज फॉस्फीन प्लस NaH2PO2 कंपाउंड का. तो मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2012 में. क्वेश्चन क्या आया है वो अभी मैं क्लियर करती हूँ, पहले इस रिएक्शन को ध्यान से देखो. क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. क्या बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि जब फास्फोरस रिएक्ट करता है बेस के साथ, और वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उन कंपाउंड्स में फास्फोरस की क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं. अब जब तक हमें ये नहीं पता, क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, क्वेश्चन बेकार नहीं था, तो जब तक हमें ये नहीं पता कि ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो बाद में बता पाएंगे. क्लियर. तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको यहां पे बनने वाले प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए. क्वेश्चन अच्छे लेवल का था. और पता है गलत बात क्या है, कि उस साल जब ये क्वेश्चन आया चारों ऑप्शन आंसर के गलत थे. चारों ऑप्शन आंसर के गलत थे, यानी कि करेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं था जहां पे सही पेयर दे रखा हो कि हाँ भाई पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये और ये हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कितनी आ रही है भाई, -3 आ रही है. यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसको x माना, -4 + 2 + 1 = 0. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1. तो यहाँ पर फास्फोरस +1 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन वहां पर एक भी क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था. ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में मिल जाएगी सेम रिएक्शन. तो ये व्हाइट फास्फोरस है, रिएक्शन कराई बेसिक सॉल्यूशन के साथ. पुरानी एनसीईआरटी अगर किसी के पास हो तो पेज नंबर 175 ओपन करके देख लेना, सेम रिएक्शन दे रखी है. और ऐसे क्वेश्चन उठ कर आया था. ये किस में आया था बेटा, जेईई मेंस में. मैम आप हमें क्यों करा रहे हो, हम नीट वाले हैं. देखो बेटा लेवल तो बदलता रहता है चीजों का. कंपटीशन एग्जाम का अगर क्वेश्चन है तो उस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आया है तो वो कंसेप्ट कभी नीट के लिए भी यूज किया जा सकता है. ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन कभी सीधा सीधा नहीं आता. सीधा सीधा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा कुछ नहीं होता, वो घुमा फिरा के पूछेगा. लेकिन अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना नहीं आता तो भले ही रट रखी हो रिएक्शन,
कोनो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो इस बात पे ध्यान देना है बेटा कि जहां पर मैं लिखती हूँ इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है। जब इसी P4 की रिएक्शन हम ये पढ़ चुके हैं, यही व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन जब हम लिमिटेड O2 के साथ कराते हैं तो यहीं से हमारे पास P4O10 का फॉर्मेशन भी होता है और P2O5 जैसे कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है, जिनकी स्ट्रक्चर्स बनाना हम सीख चुके हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद क्या रखना है बेटा, व्हाइट फास्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, किस में सॉल्युबल होता है, किस में इनसॉल्युबल होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास फास्फोरस है वो कौन सा फास्फोरस है? नेक्स्ट फास्फोरस जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज रेड फास्फोरस, दैट इज रेड फास्फोरस। तो मैंने आपको अभी बताया ये जो रेड फास्फोरस होता है ये कैसे बनता है, जब हम इसी व्हाइट फास्फोरस जो कि हमारे पास एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट है, जो हमारे पास एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसी को अगर हम हीट करें, इसी व्हाइट फास्फोरस को हीट करें एट 573 केल्विन, अगर हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करें एट 573 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां से फॉर्मेशन होता है किसका? रेड फास्फोरस का। और ये जो रेड फास्फोरस होता है ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इसके लिए हमने क्या बताया था, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसे हम P4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ये क्या है, ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P4N, क्योंकि यहां पर ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कि किस तरीके से होता है बेटा, देखो ये फास्फोरस 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 फास्फोरस, मान लो ये एक यूनिट है, क्लियर, ये एक यूनिट है, ये बॉन्डेड हो अगर दूसरी यूनिट के साथ, ये बॉन्डेड हो तीसरी यूनिट के साथ, ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये हमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये होता है रेड फास्फोरस। अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो जैसे कि हमने इसके बारे में बताया था, ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। तो इसका कैसा होता है बेटा, दिखने में कैसा होता है, दैट इज आयरनी ग्रे लस्टर। ठीक है, तो दिखने में कैसा होता है बेटा, इट्स लाइक अ आयरन ग्रे कलर का ये दिखता है, वो व्हाइट वैक्सी सॉलिड की तरह दिखता है। इसकी बात करें, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती है। और इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये पॉइजनस नहीं होता, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, तो हम इसे बोल सकते हैं दैट इज ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल इसकी नहीं होती। और इसकी नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है, जैसे कि वो इनसॉल्युबल था, जैसे कि ये वाटर में इनसॉल्युबल था, ये वाटर में भी इनसॉल्युबल है, और CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल है। तो ये हम लिख सकते हैं दैट इनसॉल्युबल इन, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CS2 बोथ, दोनों में ही कैसा होता है बेटा, इनसॉल्युबल होता है। पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। ये अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस है, ये ग्लो करता है डार्क में, लेकिन इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये डार्क में ग्लो भी नहीं करता। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि भाई व्हाइट और रेड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, that is comparatively less reactive than white phosphorus। जो हमारा white phosphorus होता है बेटा, ये उससे comparatively less reactive होता है। तो बस यही कंपैरिजन बेटा इनका ध्यान रखना है, यही पूछा जाता है
सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, कंपैरिजन करवा लेगा व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस के अंदर। तो हमारे पास जो अनदर थर्ड फॉर्म थी जो कि हमें नहीं पढ़नी थी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी। ये बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बातें हैं, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। 3 होते हैं जी, व्हाइट होता है जी, रेड होता है जी, ब्लैक होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कैसा इनका अपीयरेंस होता है और कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं। एक डिस्क्रीट एक यूनिट होती है और वहां पर वो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो P4N है और ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो है ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ज्यादा काम का भी नहीं है ये इतना, क्योंकि इसके बारे में मेंशन नहीं कर रखा है ज्यादा। क्लियर? तो हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसकी 2 फॉर्म्स होती है बेटा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब इसकी ये जो 2 फॉर्म्स आती है ना, दोनों फॉर्म्स पता है किस बेसिस पे आती हैं, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, बीटा ब्लैक का। और जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है दैट इज अल्फा ब्लैक का। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, नहीं भी लिखना चाहोगे तो चलेगा। तो हमारे पास जो रेड फॉस्फोरस है, जब हमने उस रेड फॉस्फोरस को हीट किया यानी कि हाई टेम्परेचर पे हीट किया होगा बेटा, तो जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं एक सील्ड ट्यूब में अप्रोक्सीमेटली 803 केल्विन टेम्परेचर पे, सील्ड ट्यूब में, तो यहां से फॉर्मेशन होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस का। और वहीं पे बेटा जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, अगेन टेम्परेचर यहाँ पे भी काफी हाई होता है, यहाँ पर भी हम इसको सील ट्यूब में हीट करते हैं, दैट इज हीटिंग व्हाइट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे एट अप्रोक्सीमेटली 473 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं और एट वेरी हाई प्रेशर, तो यहां से फॉर्मेशन होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं, ब्लैक की भी, अल्फा एंड बीटा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से फॉर्म होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फीन की, यस बेटा फॉस्फीन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो एक बार उसे एनसीईआरटी से पढ़ना बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और उसके बाद मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूंगी। जैसे हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा था वैसे हम फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर मेंशन कर देते हैं बेटा दैट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल allotrope of phosphorus. Why allotrope of phosphorus? Because its ignition temperature, जिस टेम्परेचर पे हम इसे हीट कर रहे हैं, its ignition temperature is very high and it is inert. कैसा होता है बेटा फिर फर्दर? इनर्ट होता है, किसी के भी साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ब्लैक फॉस्फोरस को सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप हम मानते हैं। नेक्स्ट बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप 16 एंड इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप 16 का वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन, तो इसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन फैमिली। ये जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते थे बेटा, नाइट्रोजन फैमिली को हम बोलते थे दैट इज निक्टोजेंस। क्लियर? निक्टोजेंस, इन्हें बोलते हैं चाल्कोजेंस। उन्हें निक्टोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स, जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट्स, इसलिए उन्हें निक्टोजेंस बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मतलब बेटा यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। मैम नहीं समझ आया,
बेटा ओर और मिनरल के बारे में मेटलर्जी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि कोई भी मेटल हमें जब ओर फॉर्म में मिलता है तो बेटा ओर्स, टाइप्स ऑफ ओर पढ़ा था। कैसी ओर्स होती है? ऑक्साइड ओर होती है, सल्फाइड ओर होती है, हैलाइड ओर होती है। क्लियर? तो हेलोजेंस में भी मैं आपको प्रूव करूंगी कि उन्हें हेलोजेंस क्यों बोलते हैं। बट ये याद रखना, क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी आ जाता है कि इन्हें क्या बोलते हैं, तो निक्टोजेंस बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को, चाल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स को। क्यों बेटा? क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और जनरली सल्फाइड फॉर्म में मिलती थी, ऑक्साइड फॉर्म में मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल पीबीएस, पीबीएस किसे बोलते थे? गैलेना को बोलते थे। गैलेना एक ओर का नाम है। कौन से मेटल की ओर है? लेड की ओर है, लेकिन एग्जिस्ट किस में कर रही है? सल्फाइड। और सल्फाइड किससे बनता है? सल्फर। क्लियर? ऐसे ही ऑक्साइड ओर थी हमारे पास, Fe2O3, Fe3O4, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो यहां पर आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? ऑक्साइड फॉर्म में। दैट्स व्हाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज chalcogens because these are ore forming elements and ore forming elements such as oxide हो गया, सल्फाइड हो गया। तो ऑक्साइड की मैं कुछ और के नाम अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैग्नेटाइट, याद आ रहा है? मैंने कहा था ना याद रखना फॉर्मूला, Fe2O3, हेमेटाइट, Fe3O4। क्लियर? कार्बोनेट और भी हमने पढ़ी थी। तो ये सब ऑक्साइड और के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल बेटा गैलेना, किसे बोलते हैं? लेड सल्फाइड। नेक्स्ट स्फेलेराइट, स्फेलेराइट। तो यहां पर क्या फॉर्मूला था? स्फेलेराइट, जिंक सल्फाइड, जिसे जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्या? ग्रुप 16, जिसे 6A भी बोलते हैं। मैम इसे 6A क्यों बोलते हैं? बिल्कुल माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि इसे 6A क्यों बोलते हैं। इसे 6A इसलिए बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद है बेटा? अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है। क्या है बेटा? नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम, दीज आर मेटेलॉइड्स। क्या है बेटा? मेटेलॉइड्स। स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं यहां पर, these are metalloids। ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज पोलोनियम। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव मेटल है जिसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है। तो इन्हें चाल्कोजेंस बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी एबंडेंस। एबंडेंस मतलब बेटा कितना परसेंट ये एग्जिस्ट करता है। क्या बेटा? कितना परसेंट ये एग्जिस्ट करता है और किस किस फॉर्म में मिलता है। एबंडेंस और अकरेंस का मतलब यही होता है। तो हमें ये पता है बेटा, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का जिक्र किया था कि नाइट्रोजन कितना परसेंट एयर में एग्जिस्ट करती है। सेम उसी तरीके से बेटा ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे वो ऑक्सीजन एलिमेंट ही है। दैट इज 46.6% बाय मास। इतना परसेंटेज ऑक्सीजन का अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ड्राई एयर जो होती है बेटा, ड्राई एयर, उसमें 20.946% ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट एबंडेंस की कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बेटा सल्फर की एबंडेंस की बात करें। सल्फर और ऑक्सीजन हम हर फैमिली में कर क्या रहे हैं? याद करो ग्रुप 13। ग्रुप 13 को अगर मैं याद करूं तो हमारे पास थी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन कंपाउंड सिर्फ दो के पढ़े। किसके? बोरोन और एल्यूमिनियम। फिर हम आए कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, बट कंपाउंड सिर्फ दो के पढ़े, कार्बन, सिलिकॉन। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े, सिलिकॉन के सिलिकॉन्स और सिलिका, इन सब के बारे में पढ़ा, सिलिकेट्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में भी हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, बट कंपाउंड हमने सिर्फ दो के पढ़े, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रिक एसिड पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, N2 पढ़ा, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन पढ़े। क्लियर? एज इट इज फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ा, फॉस्फीन पढ़ा।
सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली में होगा, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी केमिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड सिर्फ दो के पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर। तो हम जिक्र भी उसी का कर रहे हैं। अब हम सल्फर की बात करें तो सल्फर की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में कितनी है बेटा, 0.03 टू 0.1%। लेकिन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमें सल्फर जहां दिखता है सल्फर वहां एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल बेटा जिप्सम पढ़ा था हमने एस ब्लॉक के अंदर। जिप्सम किसे बोलते हैं बेटा, जिप्सम बोलते हैं CaSO4.2H2O को बोलते हैं जी। जिप्सम किसे बोलते हैं, CaSO4.2H2O को बोलते हैं। इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। इप्सम सॉल्ट बेटा, ये फॉर्मूले रिकॉल होने चाहिए क्योंकि ये नाम आपको याद होने चाहिए। इप्सम सॉल्ट बोलते हैं MgSO4.7H2O को। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, बेरेट किसे बोलते हैं, BaSO4 को। गैलेना किसे बोलते हैं, लेड सल्फाइड को। सिनाबार किसे बोलते हैं, HgS को। तो यहां पर देख लो बेटा सब में सल्फर प्रेजेंट है। गैलेना लेड मेटल की एक और है लेकिन उसमें सल्फर प्रेजेंट है तो ये उसकी अकरेंस है। सिनाबार मरकरी की एक और है लेकिन सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इप्सम सॉल्ट सल्फर, बेरेट सल्फर, तो यहां से कॉमन नेम्स भी याद हो जाएंगे। जिंक ब्लेंडे जो मैंने अभी बताया था आपको, जिसे स्फेलेराइड भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। चाल्कोपायरेट, अरे इसको तो हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, क्या बोलते हैं बेटा, CuFeS2, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। मैम क्या हमें याद करना है, नहीं बेटा, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो Cu+ प्रेजेंट है, Fe3+ प्रेजेंट है और सल्फाइड भी प्रेजेंट है। ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज H2S इन वॉल्केनोज, वॉल्केनोज में भी ये पाए जाते हैं सल्फाइड्स। एग में प्रेजेंट होता है, सल्फर में प्रेजेंट, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, गार्लिक लहसुन में भी प्रेजेंट होता है, अनियन में प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है, वूल में प्रेजेंट होता है, सल्फर सब जगह प्रेजेंट होता है। अनियन में सल्फर ही तो होता है। जब प्याज काटते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनाता है जिसकी वजह से आंखों में पानी आता है, वो सल्फर ही है। दैट्स वाई हमारी आंखों में पानी आता है। तो केमिस्ट्री हर जगह है। केमिस्ट्री इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि हम जितना पढ़े उतना कम है और उतना इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन हमें चीजों को सॉर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे काम का जितना है हम उतना पढ़ें और चीजों को फिर साथ साथ कवर करें। ठीक है बेटा, तो इन सब में सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये मैंने सबका कराया है, हालांकि ये चीज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में करा दी है, फिर भी मैं आपको वापस कराऊंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो काफी सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ये ग्रुप 16 है, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, जिसे हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, इधर नोबल गैस और इधर NS2Np4, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक बार रिप्रेजेंट करके ही बता दो मैम सभी एलिमेंट्स का, बिल्कुल बता देते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है जी। ये प्रेजेंट है कौन से पीरियड में बेटा, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में और ये सिक्स्थ पीरियड में। और हमें क्या बताया था, हमें हमारी मैम ने बताया था एक तरीका याद रखना कि यहाँ पर S और P ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, इधर भी S और P भरे जाते हैं, D होता जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें आते ही नहीं है। यहाँ पर S भी भरा जाता है, D भी भरा जाता है, P भी भरा जाता है। यहाँ पर S भी भरा जाता है, D भी भरा जाता है, P भी भरा जाता है और यहाँ पर S, F, D, P सब भरे जाते हैं। अगर ऐसा है तो चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो ये मैंने आपको बोरॉन फैमिली में ही सिखा दिया था,
तो आपको अब कोई शक आना ही नहीं चाहिए, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख सकते हो। तो जैसा मैंने आपको कहा था बेटा वैसा ही हो रहा है। मैंने कहा था ना बेसिक्स अगर हमारे क्लियर है, आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स तो हमारे पास होने चाहिए ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा इनकी, तो इसका नोबल गैस लिख देते हैं चलो सबकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये हमारे पास नोबल गैस हो गई। क्लियर? सेकेंड पीरियड तो क्या हो गया, 2s2 2p4, 3s2 3p4। यहां पर क्या है बेटा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल स्पिल sdp, तो ठीक है लिख देते हैं 3s2, 3 क्यों 4 आ गया ना, 4s2 3d10 4p4। आई डोंट थिंक कि किसी को भी डाउट होगा, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकती हूँ बेटा, 5s2 4d10 5p4। इधर क्या लिख सकती हूँ बेटा, 6s2 4f14 3d10 5d10 एंड 6p4। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, बिल्कुल वही फॉर्मेट फॉलो किया है। अब ये आपको और कैसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा 3d10 4s2 4p4। ये भी सही है और ये भी सही है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। हमने एकदम अबव प्रिंसिपल को फॉलो किया है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, n plus l rule, 4 plus 0 4, 3 plus 2 5, 4 plus 1 that is 5। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी और एज इट इज हमने लिखा है। लेकिन आपको हो सकता है ये इस तरीके से मिल जाए, हो सकता है आपको ये इस तरीके से लिखा मिल जाए 4d10 5s2 5p4। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो बेटा ये कैसा लिखा हुआ मिल सकता है, 4f14 5d10 6s2 6p4। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी शेल नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है। लेकिन यहां पर हमने एक्चुअल अबव प्रिंसिपल को फॉलो किया है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो हमने n प्लस एल रूल लगाया, और जब n प्लस एल का वैल्यू सेम होता था तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया तो इससे हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। मैम क्या ग्रुप 16 में इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोई रोल होता है? कम होता है लेकिन होता जरूर है, कम होता है लेकिन होता जरूर है। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जब हम फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड की तरफ आते हैं तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जब हम फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बिल्कुल ऑब्जर्व होता है। अगर हम देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np4, ये ns के 2 इलेक्ट्रॉन और ये np के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब इस केस में यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो जब हम वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 4 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड और 6 टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये टोटल 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 और बाकी सबकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बेटा, दैट इज 6। ये हम प्रूव करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में। तो अब ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बता दिया, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बता दिया। तो अगर बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनर्ट हो जाएं तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? अगर हम बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज +6, जो कि ऑक्सीजन तो कभी भी शो नहीं कर सकता। अब ये मत पूछना मैम क्यों नहीं कर सकता। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए। नेक्स्ट बेटा
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली की। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इनर्ट वाले, तो भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो +4 इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज होती है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, क्या बताया था, कैसे निकालते हैं? माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं वैलेंसी से, तो वैलेंसी इसकी कितनी है? 2। हालांकि ऑक्सीजन के बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑक्सोफ्लोराइड, ये सब यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, लेकिन ये वो जनरल पॉइंट्स हैं जो हम सबके लिए जिक्र कर रहे थे, तो इसके लिए भी करेंगे। सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो क्या एटॉमिक रेडियस का इसका ऑर्डर आएगा? क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये मत पूछना मैम बोरोन फैमिली में तो एक्सेप्शन था साइज में, कार्बन फैमिली में नहीं था, नाइट्रोजन में नहीं था, स्लाइट इंक्रीज था, इफेक्ट लग रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा था, समझाया था ना मैंने, बट इफेक्ट कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम इस तरफ आते जा रहे हैं। तो ग्रुप 16, तो सबसे पहले डी ब्लॉक के जस्ट बाद कौन था? 13, फिर 14, फिर 15, 16, इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो यहां पर एटॉमिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रही है, सब शेल नंबर इंक्रीज हो रही है। वहीं पे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल यही ऑर्डर आएगा, और ये तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा इनका, क्योंकि इनके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आएगा और उसे हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि कोई एक्सेप्शन यहां पर नहीं है। मैम फिर क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि आप सबको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव element, it is the second most electronegative element in whole periodic table. ये वो चीज है बेटा जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। मैंने कहा ना आज हम जो भी पढ़ेंगे एक क्विक रिवीजन चलेगा, किसका? पीरियोडिक टेबल चैप्टर का। दैट इज, देख लो बेटा ऑर्डर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। पोलोनियम की काफी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन नहीं करते। प्रॉपर्टीज डिफाइन क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, हाफ लाइफ बहुत कम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कहा था डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल डेल्टा EgH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कुछ रिलेशन भी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था, फिर भी मैं डेफिनेशन जरूर लिखूंगी। दैट इट इज डिफाइंड एज the amount of energy required, जब रिक्वायर्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, और रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ड्यूरिंग addition of
इलेक्ट्रॉन टू द outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom. कोई भी एक एटम है बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन एटम है, गैसियस एटम है, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा O माइनस, बन जाएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज होती है उसे हम कहते हैं डेल्टा EGH। दैट इज इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो हीट चेंज आया। तो ये पॉजिटिव जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और नेगेटिव जब एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन कब रिक्वायर्ड है कब रिलीज है हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ये नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हुई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज हुई है? तो यहाँ पे ना बेटा एक्सेप्शन है, वो मैं आपको समझाती हूँ, समझना ध्यान से। ठीक है बेटा, समझना ध्यान से। मान लो बेटा अब सब भूल जाओ, मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, ताकि इसका जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो सबको समझ में आना चाहिए। भाई बात इतनी सी थी, एक एटम है, न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ेगी ऐड करने के लिए? किस पे डिपेंड करता है? आने वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा, जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है और एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है। क्लियर? तो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, कोई शक नहीं है मैम। अब ये मेरा एटम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यही होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्लोर है ना क्लास का, ये आउटरमोस्ट शेल है। मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटरमोस्ट शेल में ऐड करना है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? इस आउटरमोस्ट शेल में। ये इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में गया, एनर्जी क्या हुई? रिलीज। क्यों? ये अपने आप गया या मुझे भेजना पड़ा इसे? नहीं, मैंने तो बस छोड़ दिया। क्यों गया नीचे, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके साथ अट्रैक्शन था। तो अट्रैक्शन जितना अच्छा होता है एफिनिटी उतनी अच्छी होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एटम के प्रति उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर? तो जब जब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट शेल के प्रति उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वहीं पे बेटा दूसरा केस देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे ऐड करना है आउटरमोस्ट शेल, लेकिन इस बार आउटरमोस्ट शेल ये पंखा है। ठीक है, अब ऐड करो, उड़ जा भाई उड़ जा, चला जा, नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। निशाना चूक गया, बट एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो अगर ये आउटरमोस्ट शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं था, तो एनर्जी देनी पड़ी इस इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में ऐड करने के लिए। उसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो टाइप की हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, और उतनी ज्यादा रिलीज होगी जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कितना अच्छा होगा? अगर उसको वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्टेबिलिटी तो अटेन करता है जब उसका अट्रैक्शन होता है किसी के साथ। होता है नहीं होता? अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग बनती है, शादी हो जाती है, फिर स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसा घर वाले कहते हैं ना, सब मुंह माया बेटा। ठीक है, तो इस बात को समझो। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो टाइप की होती है। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन के साथ ऐसा क्या हुआ
कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों जी? भाई साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस करीब है किसके? आने वाले इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता तो अट्रैक्शन होना चाहिए था और एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन 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 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी उसकी सबसे कम हो जाती है अपनी फैमिली में। क्यों जी? उसका साइज छोटा था, साइज छोटा था और इलेक्ट्रॉन भरे थे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी थी 2s2 2p4। और एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, घर छोटा, लोग ज्यादा, कलेश, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगे। रिपल्जन जब जब होता है ना, रिपल्जन, तो कोई घर में चाहेगा एक और मेंबर आए जब आपस में ही खुश नहीं है? रिपल्जन हो रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति रिपल्जन दिखाओगे, अट्रैक्शन कम दिखाओगे, तो फिर भी उसको घर में लाना है तो क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुछ देनी पड़ी, कुछ रिलीज हुई, लेकिन कंपैरेटिवली रिलीज ज्यादा हुई। इसीलिए ओवरऑल शो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही करता है, लेकिन अपने पूरी फैमिली में सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, उस रिपल्जन की वजह से। समझ आया बेटा? तो ये ऑक्सीजन फैमिली की कहानी है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो भाई हमने ये पढ़ा था पीरियोडिक टेबल चैप्टर में कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, बाकी सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। वो 4 कौन थे बेटा? वो 4 कौन थे? चलो एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ये O गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन गया? O माइनस। तो यहां पर जो एनर्जी है वो है डेल्टा EgH1, इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव ही आई बेटा। ठीक है, लेकिन इसी O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यहां पर ये बन जाएगा O-2, लेकिन यहां पर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी कहलाएगी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये मैं लिखवा देती हूं दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी that is delta EgH1 may be positive or negative or zero, but सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी भी सेम एलिमेंट की हम बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी that is delta EgH2 of any element is always positive। कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव। क्यों जी? क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन नया नया तो आया ही था, ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन करते हैं, घर में घुसने नहीं देते, झगड़ा करते हैं उससे, लेकिन हमें तो फिर भी उसको घर में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अट्रैक्शन नहीं है लेकिन फिर भी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे। ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू, लिखवाई दिया है वैसे तो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, दैट नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3 2s2 2p3, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड noble gases shows positive electron
गेन एंथैल्पी। क्या करते हैं बेटा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। क्यों, रीजन बता देते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, 2s2 2p3 हाफ फिल्ड है, हाँ जी हाफ फिल्ड है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल। और मैंने क्या कहा था, जो स्टेबल है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो ही क्यों करेगा भाई, जो स्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है। तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अगर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बस ये चार हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। वहीं पे बेटा बेरिलियम 2s2, मैग्नीशियम, क्लियर, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जी ns2 np6। और नोबल गैसेस सारी की सारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सारी की सारी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। क्यों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई इनका तो सब कुछ हो रखा है, घर बन रखा है, गाड़ी आ रखी है, काफी स्टेबल है। जो स्टेबल है वो किसी और को अपने साथ क्यों पार्टनरशिप में आने देगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाते, कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाते तो फिर एनर्जी रिलीज तो होने से रही, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी अंदर ऐड करवाने के लिए। तो दे शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन होल पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया बेटा, ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना। अब वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। तो अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन बराबर ज़ेनॉन, रेडॉन और लास्ट में होता है हीलियम। क्या होता है बेटा, लास्ट में होता है हीलियम। क्लियर, अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझा देते हैं, ठीक है, समझना बेटा ध्यान से। हालांकि ये मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझा रखा है। मैम आप इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आपको नोबल गैसेस में डिस्कस करना था, वहां भी कर देंगे। समझो ध्यान से भाई, यहां तक तो कोई शक नहीं है कि दे शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो मैम ने अभी समझाया क्यों करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो कोई भी नहीं दिखाता आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, सब में एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। लेकिन मैम नियोन की सबसे कम क्यों, और सॉरी हीलियम की सबसे कम क्यों, नियोन की सबसे ज्यादा क्यों, जिसका सबसे छोटा साइज है। भाई हीलियम के पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ 2s2 होता है, 2p भी नहीं होता, 1s2 होता है, इसके पास तो p भी नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कहाँ करेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़नी थी। लेकिन बेटा देखो, ये रहा आपका हीलियम और ये रहा आपका नियोन। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p6, ये 2s2, ये 2p 1 2 3 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ना है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ना है, तो अट्रैक्शन तो कोई भी नहीं दिखा रहा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं लिख सकती हूँ नोट में दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो ये तो कोई शक वाली बात नहीं थी कि दोनों ही स्टेबल हैं और दोनों में ही एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक बात बताओ कि क्या कर रहे हैं धक्का देके, दीज आर इनर शेल इलेक्ट्रॉन, these inner shell electron repels incoming electron that is known as screening
इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो आप खुद बताओ 2 और 10 में से कौन ज्यादा अच्छा धक्का देगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को? बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा धक्का देंगे, ज्यादा धक्का देंगे। फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन कि नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है अपनी नोबल गैसेस में। हालांकि नोबल गैसेस का पार्ट था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था तो कंसेप्ट को लेकर आ गए। अब आप बोलो एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का रीजन है। अरे भाई रीजन है, आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को शक हो, फिर भी किसी को शक हो, रीटेक, पॉज बैक वापस सुनना, पॉज बैक वापस सुनना। फिर भी ना समझ पाए, मैं हूं, फिर से समझाऊंगी, घबराना नहीं है बस। ठीक है बेटा, अब याद करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली की। ये तो हो गया नोबल गैसेस। तो ये जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है ना, इसमें नाइट्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है और बाकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं उनका ऑर्डर है सबसे कम फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। क्यों जी? क्यों जी? साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कंपैरेटिवली इजी हो रहा है क्योंकि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन नहीं है रिपेल करने के लिए। नाइट्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। 2s2 हाफ फिल्ड है, हाँ जी हाफ फिल्ड है, स्मॉल साइज है, स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। फिर भी दोगे, फिर भी दोगे तो क्या होगा जी? बता दो बेटा। इधर एक बाउंड्री बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चल क्या रहा है। ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दिया था, नोबल गैसेस का, ये पूरा नोबल गैसेस का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये साथ में लिखना। फिर नाइट्रोजन फैमिली लिखो तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, बाकी सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन को कंपटीशन में रखा ही नहीं है क्योंकि भाई दोनों का कोई कंपटीशन ही नहीं है। कर तो दोनों अलग अलग रहे ना भाई, नाइट्रोजन शो कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये शो कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है। इसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में कवर नहीं किया था लेकिन यहाँ कवर कर लिया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हमारी उस फैमिली के बारे में जो फैमिली चल रही है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली का अगर मैं जिक्र करूं तो ऑक्सीजन फैमिली का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, दैट सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम और सबसे कम ऑक्सीजन की होती है। और ये ऑर्डर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये सब के सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक्सेप्शनली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है? एज इट इज बेटा, एज इट इज हैलोजन फैमिली में होता है। हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। यहां पर भी एक्सेप्शनली फ्लोरीन को सेकेंड पोजीशन मिलती है सबसे ज्यादा की जगह। ऐसा क्यों हुआ अब बताते हैं। पहली बात, साइज दोनों का बहुत छोटा था अपनी अपनी फैमिली में, सबसे छोटी हाइट थी, सबसे छोटा साइज था। आने वाले इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन तो था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, अट्रैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन 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 वहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था प्लस घर छोटा, लोग ऑलरेडी बहुत है, आने वाले के साथ तो झगड़ा और होना था, रिपेल कर रहे थे उसे, रिपेल कर रहे थे तो जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी अट्रैक्शन की वजह से उनमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो मान लो अगर -600 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी और 400 किलो जूल एब्जॉर्ब हो गई तो नेट एनर्जी कितनी आई? -200 किलो जूल। तो आई तो नेगेटिव ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती नेगेटिव ही है, एनर्जी रिलीज ही है, लेकिन सबसे कम हुई। एज इट इज फ्लोरीन छोटा साइज था। अब ये तो कोई बात नहीं कि मैम इसको भी यहाँ लास्ट में लाओ, नहीं यार, अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बात होती है ना। सबकी फैमिली की लाइफ सेम है, सबकी फैमिली अलग,
सबके लोग अलग, लोग अलग, लोग का बिहेवियर अलग, बिहेवियर अलग तो प्रॉपर्टी अलग। एज इट इज क्लोरीन फैमिली, हैलोजन फैमिली फ्लोरीन में क्या हुआ बेटा, ये फ्लोरीन की क्लोरीन से कंपेरेटिवली कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई और सबसे ज्यादा क्लोरीन की आई, तो दैट इज द ऑर्डर। तो ये रीजन मैंने लिखा भी हुआ है बेटा, समझना ध्यान से कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, फ्लोरीन का 2s2 2p5। तो इसका साइज कैसा होता है दोनों का, कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p, छोटा साइज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकिन हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, भरे हुए हैं पूरे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, क्या हुआ बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो हाई आनी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा, रीजन एकदम समझा दिया मैंने आपको। एज इट इज बेटा सल्फर और क्लोरीन 3s2 3p4, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 3s2 3p4 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है जी, 3p का। इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम है। देखो 2 रूम है, घर में 10 लोग रहते हैं, 2 रूम है, घर में 10 लोग रहते हैं, और 3 रूम है, घर में 10 लोग रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली, भाई मास कम है उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया, मास कम है वॉल्यूम बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी लो हो गई। क्यों, वॉल्यूम बढ़ा है ना, मास तो उतना ही है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लो हो गया, इसीलिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आ गई। अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा शो करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आ गई। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन पोलोनियम एंड देन टेलुरियम। देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे समझा दिया। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, एक्सेप्शन किसमें है बेटा, एक्सेप्शन किसमें है, एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, और यहाँ पर नोबल गैसेस में भी था, और नाइट्रोजन का याद रखना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है, ठीक है। एक्सेप्शन सब में ही है लगभग, ठीक है बेटा। दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई डोंट थिंक बेटा अब किसी को इस प्रॉपर्टी में शक रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा, ये याद रखना बेटा, भूलना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलस डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सब में डिस्कस किया है, यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, एनोमलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। बोरोन फैमिली में बोरोन कर रहा था, कार्बन फैमिली में कार्बन कर रहा था, राइट, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन कर रहा था, और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन करेगा। रीजन 2-3 तो एकदम सेम है। रीजन क्या बेटा, साइज छोटा है जी, साइज छोटा है जी, साइज छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है तो हर किसी के साथ ना रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली देता नहीं है। याद है एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था, साइज छोटा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई थी, इसीलिए बेरिलियम तो फ्लेम टेस्ट ही नहीं देता, नहीं दे रहा था ना। क्यों, क्योंकि हीट करने पर एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके विजिबल रीजन में लाइट एमिट करता है, तभी तो वो कलर शो कर रहे थे। लेकिन बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, देखा ना अभी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी है, क्योंकि जो स्टेबल है ना वो ना कुछ लेना चाहता ना कुछ देना चाहता, तो बस ऐसी उसकी कहानी है, ठीक है बेटा। तो स्मॉल साइज, हाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या बेटा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सभी वो रीजंस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है। दैट इज द रीजन कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्यों रखता है? क्योंकि ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली इफेक्टिव हो पाती है 2p ऑर्बिटल की, जिनका साइज छोटा होता है। साइड वाइज इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हुए ये डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होता है। और मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 4 होती है। समझ आ गया होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है ये एलिमेंट, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्या बेटा, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं। लाइक H2O है, H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू H2S। H2S गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यों? ड्यू टू वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है H2O के अंदर, यहां पर वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लेस होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं ये पॉइंट। क्या बेटा, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन bonding is comparatively stronger than van der Waals force of attraction। क्या बेटा, comparatively stronger होते हैं as compared to van der Waals force of attraction। नेक्स्ट बेटा, यहां पे देखो, ये जो सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? दैट इज एसोसिएटेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 6 होती है और ये SF6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है S8 फॉर्म में। क्लियर? तो दैट इज S8 ऑक्टा एटॉमिक। यहां पर सल्फर जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्राउन टाइप इसकी शेप होती है। क्लियर? तो ये डिफरेंट बिहेवियर क्यों? ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। वो इस फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? टिकेगा ही नहीं। क्लियर? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास बेटा इसका एनोमलस बिहेवियर की वजह से, ये सारे रीजंस की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रेस्ट फैमिलीज आल्सो बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, वैसे अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था दैट ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई। वो एक चीज क्या क्लियर हो गई बेटा? वो एक चीज ये क्लियर हो गई जी कि ऑक्सीजन सिर्फ हमेशा अपने ऊपर माइनस चार्ज रखने वाला है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ प्लस रखेगा, सिर्फ फ्लोरीन के साथ वो अपने ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, बाकी सब जगह ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। ये आपने रिडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन की 3 फॉर्म्स होती हैं बेटा, ये ऑक्सोफ्लोराइड COF2, यहां पर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस बेसिस पे डिसाइड होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो सिर्फ ऑक्सोफ्लोराइड्स में ही ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, रेस्ट सब जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होती है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1 होती है। क्लियर बेटा? इस तरीके के कंपाउंड से बनाता है, जैसे कि O2 प्लस हाफ इस पे चार्ज है, PTF6 कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके के बनाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और खींचता है, बॉन्ड बनाता है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2। जो स्टेबिलिटी होती है बेटा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? पहली बात, क्योंकि वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा। लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने की वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। बोल सकते हैं बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जिसमें पोलोनियम तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता किसी कंपाउंड में। क्लियर बेटा? तो अदर एलिमेंट जो है ग्रुप के, वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा? +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +6 भी करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको प्रूफ करके बता देते हैं। NH2 NP4 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी बिल्कुल, ये इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जहां पर क्या हुआ बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को डी में लेकर चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डी में आ गया। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सल्फर सेलेनियम टेलरियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 4 वैलेंसी शो कर रहे हैं। जब हमने देखी इनकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर गए, तो क्या किया होगा, इसको लेकर गए इधर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके साथ कोई एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और वो हर कंपाउंड जो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो नेचर में कोवेलेंट होगा। ऑब्वियस है, because covalent character is directly proportional to polarizing power of cation, polarizability of anion, और वो उतनी ज्यादा होगी जितना चार्ज होगा आयंस के ऊपर, क्योंकि उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की। पहले से अट्रैक्शन के बिना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस, +4 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP4। तो मैंने बताया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे, 4 करे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6। जब 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो अब इस केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और +4 की इंक्रीज होती है। लेकिन ऑक्सीजन +6 नहीं करेगा। ऐसा मत बोल देना ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है, भाई ऑक्सीजन +6 शो ही नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास है ही नहीं
6 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाने के लिए, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही शो करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कल से। आज की क्लास का मैं आपको ना कंक्लूजन समझा देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास का मैं आपको कंक्लूजन समझा देती हूँ, वो समझो ध्यान से। तो आज की क्लास में हमने अपनी नाइट्रोजन फैमिली में एलोट्रॉप्स को पढ़ा, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। 3 कवर कर लिए बेटा, कौन कौन से? व्हाइट, ब्लैक और रेड। इंपॉर्टेंट बात यह है, ब्लैक थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल होता है, व्हाइट को हीट करते हैं रेड बनता है, व्हाइट डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट है, वो पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये व्हाइट ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड है, वो हमारे पास आयरनी ग्रे लस्टर का होता है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया ऑक्सीजन फैमिली को आज, ठीक है। और आज हमने ऑक्सीजन फैमिली का कुछ खास ऐसा पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा, इन्हें चाल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चाल्कोजेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एबंडेंस अकरेंस के बारे में जाना। उसके बाद हमने इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक रेडियस हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आज मैंने इसमें सभी फैमिलीज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज आपको करवा दी। तो इसका कंक्लूजन मैं अलग से लिखवाना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली में सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम, देन पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं हैलोजन फैमिली की, तो हैलोजन फैमिली का ऑर्डर क्या था बेटा? हैलोजन फैमिली का ऑर्डर था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर हमारे पास ये एक्सेप्शन था, यहां पर ये एक्सेप्शन था। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अगर बात करें नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस का भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि नोबल गैसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती हैं, और इनमें भी जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है वो है नियॉन, देन आर्गन क्रिप्टन बराबर, देन जिनॉन, देन रेडॉन एंड एट लास्ट हीलियम। रीजन मैंने बता ही दिया, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 2 inner shell electrons as compared to 10 inner shell electrons, they repel more as compared to helium। तो रिपल्सन जो ज्यादा करेगा वहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, इसलिए ज्यादा होगा। These are the most important conclusions आज की क्लास के। एंड एट लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम तो पहले ही पढ़कर आ चुके हैं ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक्सेप्ट ऑक्सोफ्लोराइड हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सोफ्लोराइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, उस केस में बेटा वो भी मैं पॉइंट अभी लिखवा देती हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बताया, +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, +4 डिक्रीज होगा, लेकिन उसका एक रीजन है। तो यहाँ पर बेटा ये मैं लिख ही देती हूँ पॉइंट, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। ठीक है, मैं रीजन लिख ही देती हूँ यहाँ पे। यस, ऑक्सीजन एटम ऑलवेज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बेटा, हमेशा कंपाउंड फॉर्म की बात होती है। ऑक्सीजन एटम ऑलवेज शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट except in
ऑक्सोफ्लोराइड्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा OF2 या O2F2, और परऑक्साइड्स जैसे कि H2O2, Na2O2 एंड सुपर ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल Rb2O। क्लियर? RbO2। क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +2। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। यहां पर कितनी है? +1। कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ पर O2 में कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की? -1। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? दैट इज +½ या आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर बेटा? तो आज की कार्यवाही को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना बेटा, रिवाइज करना जितना करवाया। कल हम सल्फर फैमिली सल्फर क्या ऑक्सीजन फैमिली को काफी हद तक कवर करेंगे। ठीक है? और एक दो जो आपके डाउट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं बेटा। अगर किसी का कोई बहुत जेन्युइन डाउट होगा तो उससे हम कवर कर लेंगे। हालांकि मैं गो थ्रू हुई थी, एज सच किसी का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट नहीं था। ठीक है? श्रद्धा मैम, हाइड्रोलिसिस समझ नहीं आ रही है। कहीं पे H+ और OH- ऐड करते हैं, कहीं पे कुछ और बना रहे हैं, जैसे कि PCl3 का किए H3PO3 बना गया। प्लीज क्लियर इट मैम। यस बेटा, बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का टूटकर रिएक्शन करना। पानी का टूटकर रिएक्शन करना। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। अब वाटर ब्रेक होकर रिएक्शन कैसे करेगा? तो उसके लिए दो कंडीशंस हमने लिखी थी। पहली कंडीशन क्या लिखी थी? सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। एक तो वो होता है और एक या तो फिर वो H+ ले ले। ठीक है? वो H+ या OH- में से किसी ना किसी से रिएक्ट करे। तो हमने SiCl4 का करवाया था, CCl4 नहीं कर सकता। H3PO4 ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का। OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना उसमें, तो उसका फॉर्मेशन हुआ, वहां पर हेलोजन रिप्लेस हुआ है OH से। मैम, कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट विल बी द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4? बेटा, कोवेलेंसी में चार्ज नहीं आता, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज आता है। कोवेलेंसी इज ऑल अबाउट उसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल अबाउट उस पे क्या चार्ज प्रेजेंट है। तो N2O4 में नाइट्रोजन ने जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे होंगे, जितने भी उसके सराउंडिंग बॉन्डेड एटम्स होंगे, वो उसकी कोवेलेंसी है। ठीक है? मलकूत जहरा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों। दीपक डीजे, मैम वाई N2 इज लेस रिएक्टिव इन रूम टेम्परेचर? बेटा, रूम टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन होता है, रूम टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म में। क्यों बेटा? क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है? एंड ड्यू टू इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग, ड्यू टू इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो इनके बीच में तीन तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, तीन तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और अगर किसी के साथ भी रिएक्ट करना है तो इसको टूटना पड़ेगा। ये टूटने के लिए रेडी नहीं है, तो ये इनर्ट की तरह बिहेव करेगा ना, किसी के साथ कोई मतलब ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा।
ठीक है दीपक बेटा, दैट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता नहीं है। डॉक्टर तनु जायसवाल, मैम मेरा डाउट ही पोस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बेटा? थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम फॉस्फीन में क्या इंपॉर्टेंट है प्लीज बता देना। सुमित दास, आज एलोट्रॉप करा दिए हैं मैंने, कल मैं फॉस्फीन भी कराई दूंगी, ठीक है। मैंने बोला था पढ़ने के लिए एक बार खुद से, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। ओके आदिति मैम, एक डाउट है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डीपीपी। बेटा डीपीपी नहीं है ना मेरे पास। विच ऑन हीटिंग गिव नाइट्रोजन गैस। बेटा नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखो एक बार, कल की ही क्लास में मैंने पढ़ाया है और आपने कल की ही क्लास में डाउट लिखा है। NH4Cl अमोनिया का सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया का सॉल्ट है। NH4 मैम डीपीपी वाली मैम ने ऑप्शन डी को करेक्ट करवाया है, पर आपने नोट्स में NH4NO3 को अबव 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर N2 और O2 H2O लिखवा रखा है। मैम प्लीज बेटा एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा था? अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो प्रायोरिटी किसको देंगे? चलो मैं देख लूंगी इस क्वेश्चन को। फुलरीन लिखी है, अगर एग्जाम में आता है तो क्या आंसर करें प्लीज। मैम एनसीईआरटी में कार्बन की प्योर फॉर्म फुलरीन लिखी है, तो वही होती है, हार्डेस्ट होती है बेटा डायमंड तो। यस बेटा, फॉस्फीन के यूजेस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, होम सिग्नल और स्मोक स्क्रीन। चलो ठीक है, कल मैं फॉस्फीन कराई देती हूँ बेटा, कल मैं करा देती हूँ फॉस्फीन, और एक्वा रीजिया वाला भी चेक कर लेंगे बेटा नोट्स। ठीक है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें मुझे याद है, एक वो जो आपने बताया हुआ है करेक्शन, उसको करेक्ट करना ही है बेटा। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड है वो, ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लेना। SO2Cl2 है वो, और फॉस्फीन कल मैंने कराई देना है। फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आपने अगर मूवी देखी हो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपने आपको अगर आपने पुराने टाइम की मूवीज देखी हो तो वहां पे क्या होता था बेटा, कि जो जहाज होते थे पानी में चलते थे, तो सिग्नल्स देने के लिए मिक्सचर डाला जाता था इसका, कैल्शियम फॉस्फाइड का, और उसके बाद मिक्स करके डालते थे तो वहां से ना फॉस्फीन निकलता था, एक व्हाइट कलर का स्मोक निकलता था। वो एक सिग्नल का काम देता था, बताने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे कोई है, तो उसे होम्स सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। करेंगे बेटा, कल फॉस्फीन भी करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, और प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। तुम सब कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर हो। नहीं करना होता तो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख रहे होते, पढ़ नहीं रहे होते। तो अगर ये डिसीजन लिया ही है बेटा तो मोटिवेटेड रहो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आता है उस पर प्राउड फील करो, जो नहीं आता उसे सीख लो, कोई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चे ने जो पॉइंट कहा बिल्कुल सही कहा कि मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं हो पाता, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टेस्ट सीरीज का भी बता दूंगी, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।